बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द राजदेव स्टडी पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए CDP के 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो आज हम चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अवधि यौवन अवस्था एज ऑफ ब्यूटी कहलाती है। बताना है आप लोगों को कि एज ऑफ ब्यूटी कौन सी अवस्था को कहते हैं। इसमें उसका समय दिया है, मतलब 6 वर्ष से 9 वर्ष कौन सी अवस्था है, 13 वर्ष से 16 वर्ष तक कौन सी अवस्था होगी, 17 से लेकर 19 वर्ष तक कौन सी अवस्था आएगी और 10 से 12 वर्ष तक कौन सी अवस्था आएगी। तो अवस्थाओं को मतलब इसमें डबल का क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। इसमें देखो समय तो दे दिया है, अब आप लोगों को अवस्था भी बताना है, फिर अवस्था के बाद ये भी बताना है आप लोगों को कि कौन सी अवस्था को एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जानने से पहले आप लोग इसमें ये जान लीजिए कि जैसे 6 वर्ष से 9 वर्ष तक तो कौन सी अवस्था होगी। 6 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक होती है उत्तर बाल्य अवस्था, और जैसे 13 वर्ष से लेके 16 वर्ष तक तो इसको 13 से लेके 16 वर्ष तक जैसे हरलॉक महोदय है तो हरलॉक महोदय ने इसको वयसंधि अवस्था बोला है। और वैसे ये वयसंधि अवस्था की वजह और इसको वो बोल सकते हैं 13 से लेके 16 वर्ष तक पूर्व किशोर अवस्था बोलेंगे इसको, ठीक है। और 17 से 19 उत्तर किशोर अवस्था और 10 से 12 बाल्यावस्था का समय है, उत्तर बाल्यावस्था का, ठीक है, वही मानना पड़ेगा। चलिए तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा, बताइए, मैं आप लोगों का आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ कि एज ऑफ ब्यूटी कौन सी अवस्था को कहा जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 13 से लेकर 16 वर्ष तक, ठीक है। एज ऑफ ब्यूटी पूर्व किशोर अवस्था को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा है कि जो मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। क्या सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत होता है, क्रमिकता विकास का सिद्धांत होता है, विलोमिता उत्क्रमणिता का सिद्धांत होता है, या निरंतरता। बताना है आप लोगों को सही आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये नहीं होता है और बाकी सामान्य से विशिष्ट होता ही है। सभी लोगों को पता होगा कि पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका पहले मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद में धड़ का होता है, फिर उसके बाद में पैरों का होता है, ऐसे क्रम से होता है, ठीक है। क्रमिकता का होगा। और निरंतर मतलब ऐसे नहीं होता कि बच्चा एक ही दिन में एकदम से बड़ा हो जाए, या बोला कि अब 10 साल का होगा तो एकदम से लो अब इसको सीधा स्कूल भेज दो, बड़ा हो गया बच्चा, है ना, 5 साल का हो गया तो अब ये इतना बड़ा हो जाए, एकदम से नहीं होता उसका विकास। और ये क्रमिक चलता है, मतलब निरंतर चलता है। ऐसा नहीं है कि आज मतलब सुबह 12 साल का होना है तो एकदम से बड़ा हो जाएगा, है ना। निरंतर चलेगा, दिन प्रति दिन या सेकंड मिनट उसका विकास पर मतलब हर सेकंड होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिजेश के अनुसार संवेग भाग है। आप लोगों को बताना है कि जो संवेग है किसका भाग है। संवेगात्मक विकास का है, सामाजिक विकास का है, मानसिक विकास का है, शारीरिक विकास का है। बताइए उत्तेजना किसका भाग है, संवेग का है, मानसिक विकास का, सामाजिक या शारीरिक। बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, संवेगात्मक विकास। क्योंकि ये इन्होंने बताया था कि जन्म के समय बालक में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, और बाकी ये जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाएगा, परिपक्व होता जाएगा, उसमें अपने आप जैसे सामाजिक विकास होगा, जब अपने वो घर में रहेगा तो अपने परिवारों के सदस्यों से सीखेगा कि कैसे बड़ों से क्या करते हैं, बड़ों से अभिवादन से नमस्कार करते हैं, किन से क्या बात करना है। मानसिक विकास, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कहाँ कौन कहाँ बैठता है, मैं कहाँ रहता हूँ, ये हर चीज़ एक एक चीज़ का वो सीखने लगता है। शारीरिक विकास धीरे धीरे होता है। पर ये ब्रिजेश हैं, इन्होंने बताया था कि संवेग जो सबसे पहले जो संवेग पाया जाता है बच्चे में, उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है एरिक्सन के अनुसार कक्षा 3 का एक छात्र लगभग 9 साल का है
विकास के किस चरण से मेल खाता है, बताना है आप लोगों को। कि सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। और तो फिर उसके बाद में आप लोगों को पता होगा कि कक्षा 3 का छात्र लगभग 9 साल का है तो विकास के किस चरण में, उनकी अवस्थाएं 8वां अवस्था में कल बता चुका था। आप एक बार और इनको मतलब मैं बोले दे रहा हूँ, उसके बाद में आप इसका आंसर बताइए। जैसे कि पहली उनकी अवस्था थी विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, उसके बाद पहल बनाम शक्ति दोष, परिश्रम बनाम हीनता, अहम बनाम भूमिका भ्रांति, घनिष्ठता बनाम अलगाव, जननात्मक बनाम स्थिरता, या फिर लास्ट है जो अहम संपूर्ण बनाम नैसर्गिक की अवस्था, ठीक है। तो ये उनकी 8वां अवस्था है। तो आप लोगों को इरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे कम से कम हर एग्ज़ाम में एक तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है इनकी अवस्था में से, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। इनकी बुक का नाम क्या नाम था बुक का, ये नव फ्राइडवादी थे, मतलब सिगमंड फ्राइड का थोड़ी बहुत सीमा तक उनका समर्थन करते थे। इनकी पुस्तक का नाम जैसे चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, उसमें उन्होंने इनकी 8वां अवस्थाओं का वर्णन किया है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है, अब मैंने बता दी है इनकी 8वां अवस्था, इनके बारे में जितना भी शॉर्ट्स में हो सका वो बता दिया, और बाकी आप लोग उसको बुक में पढ़े ही होंगे। तो बताना है आप लोगों को कि जो कक्षा 3 का एक छात्र है जो 9 साल का, उसका विकास किस चरण से मेल खाता है। ये आतरंग बनाम लगाव की अवस्था, नेतृत्व बनाम अपराध, परिश्रम बनाम हीनता, और उसके बाद शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले स्वायत्ता। ये थोड़ा यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि टाइपिंग भी हम लोग करते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। मैं ठीक कर दे रहा इसको बोलते हैं परिश्रम बनाम हीनता। ये भीम लिखा गया, इसको हीनता लिखना है, ठीक है। मैं इसको ठीक कर दे रहा 1 मिनट से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, परिश्रम बनाम हीनता, क्योंकि ये बाल्यावस्था है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये परिश्रम बनाम हीनता, ये भीमता लिखा है तो ये हीनता है, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, है ना, मैंने ठीक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। बताना है आप लोगों को कि कौन सा है जो अधिगम और विकास को ठीक प्रकार से संबंधित करता है। जो सही होगा वो आपको चूज करना है, चयन करना है उसका, ठीक है। विकास एवं अधिगम अंत संबंध और अंत निर्भर होते हैं, मतलब विकास और अधिगम एक दूसरे से संबंधित होते हैं और निर्भर भी होते हैं एक दूसरे पर। दूसरा है विकास एवं अधिगम संबंधित ही नहीं होता, ये बोल रहा है कि विकास का और अधिगम का कोई संबंध ही नहीं है। तीसरा है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, कि अधिगम अपने हो जाता है, विकास से कोई मतलब ही नहीं है उसको। या फिर लास्ट है जो अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, अधिगम बहुत अधिक हो जाता है, विकास कम ही रहता है। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। विकास एवं अधिगम अंतर संबंध होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऐसे नहीं होता कि अकेले अधिगम मतलब बच्चा छोटा है और उसको अधिगम कोई भी कक्षा का करवा दो आप। जैसे कोई मान लो कि 5 साल का बच्चा है, वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आईपीएस की, ये यूपीएससी इनकी तैयारी नहीं करवा सकते हैं ना। तो दोनों का संबंध होता है, जितना जो जैसा बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा है तो उसको वैसे ही सिखाएंगे कि जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, छोटे बच्चों को बोलते हैं ना कि जैसे देखो पहले उनका अनुबंध बंधवाते हैं। जैसे पहले उनको पढ़ाएंगे एप्पल, तो उनको एप्पल दिखाएंगे कि ये फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे पढ़ाएंगे, सी फॉर कैट। उसके बाद धीरे धीरे वो ए बी सी ऐसे पढ़ने लगते हैं। उनको हमेशा थोड़ी ना बोलते हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो धीरे धीरे उनका विकास अपने आप होता रहता है, उनका संबंध बना रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षक में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। बताना आपको कि किस प्रकार से देखा जाएगा प्रगतिशील शिक्षा में। खाली स्लेट के रूप में, छोटे वयस्क के रूप में, निष्क्रिय अनुकरण के रूप में, या सक्रिय अन्वेषण के रूप में। बताना आप लोगों को सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4,
सक्रिय अन्वेषण के रूप में, ठीक है, सक्रिय अन्वेषण के रूप में देखा जाता है बच्चों को। चलिए आगे चलेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, आप बताना है आप लोगों को। जो वाइगोत्स्की है तो इनके अनुसार अधिगम क्या है? एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत विधि है, या एक निष्क्रिय है। बताना है आप लोगों को कि वाइगोत्स्की ने किसको महत्व दिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में, ठीक है। इनका कहना था वाइगोत्स्की का। चलो वाइगोत्स्की के बारे में जान लेते। यह एक रूस के सोवियत संघ के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि बालक का मतलब सबसे ज़्यादा विकास उसका सामाजिक विकास है ना, जो खेल के मैदान में होता है, ठीक है। इन्होंने वो जेड के बारे में बताया था, जॉन ऑफ एक्समल डेवलपमेंट, और दूसरा बताया था क्या वो उसको सॉरी याद नहीं आ रहा, इसके फोल्डिंग, हाँ इसके फोल्डिंग में उन्होंने 4 स्तर बताए थे, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। वाइगोत्स्की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो कुछ अनुभव लाते हैं या लाती हैं उसे उनके साथ क्या करना चाहिए? उन्हें कक्षा में शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए? जो बच्चे शुरू में मतलब आते हैं ना, तो वो अपने घर से अनुभव लेकर आते हैं, उनको क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करना चाहिए, उन पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, या उनको कक्षा में संचय करना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए? सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। मतलब जो बच्चे घर से जो भी सीख कर आते हैं तो उनको भी हमें कक्षा में शामिल करना चाहिए, कि जो वो बोल रहे हैं उनको भी लेना, तो बच्चे उसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे पढ़ाई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्य का आंतरिकरण या आभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता, और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित करते हैं। बताना है आप लोगों को कि कौन सा स्तर है वो। इसमें सभी लोगों को पता होगा, कोहलबर्ग के बारे में सभी जानते होंगे। इन्होंने नैतिक वो हिंज की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई थी और कितने चरण बताए थे उनमें, तो इसमें वो बताना है आप लोगों को। पूर्व परंपरागत स्तर है, परंपरागत स्तर है, पाश्च परंपरागत स्तर है। इन्होंने 3 स्तर बताए थे और उनमें 6 अवस्थाएं बताई थी। प्रत्येक स्तर को 2-2 अवस्थाओं में बांटा था। प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं थी, ठीक है। जैसे पूर्व परंपरागत की इनमें 2 भी अवस्थाएं थी, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अहंकार एवं साधनात्मक उपेक्षा की अवस्था, ऐसे ही कुछ था। और उसके बाद में कन्वेंशनल स्टेज या परंपरागत स्तर, इसमें भी 2 ही अवस्था बताई थी इन्होंने। प्रशंसा की अवस्था, या इसी को बोलते हैं वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड गर्ल गुड बॉय। और दूसरी थी इसकी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। उसके बाद बताया था जो पाश्चात्य परंपरागत स्तर है, इसकी भी 2 अवस्थाएं बताई थी, सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था, ठीक है। तो ये हुआ। तो इसमें पूछा है कि जो बाह्य पुरस्कार और दंड नियंत्रण की अवस्था है, ये कौन से स्तर में बताई गई है? तो ऑब्वियसली सभी को पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है, पहले भी कई वीडियो में इनको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया, प्रायः दीर्घकाल तक अधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद में भाषा उस भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से पहले ही पूर्ण हो जाती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देती है? बताना है आप लोगों को कौन से विकास पर बल देती है, किसकी वजह से ऐसा हुआ कि अगर जैसे कोई बालक है, जन्म लेते ही उसको बाहर रखा गया, ना किसी से बातचीत करने दी, ना किसी से मिलने जुलना दिया, उसके बाद में फिर उसको सभी के साथ में शामिल कर लिया गया, फिर वो सीख जाता है, तो वो किसका परिणाम है? क्या वातावरण के कारण सीख जाता है, जैविकी के कारण, अंतःक्रिया, या व्यवहारिकता के कारण सीख जाता है? बताना है आप लोगों को सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3,
अंतःक्रिया, ठीक है। वातावरण तो क्योंकि वहाँ पे भी मिला होगा, लेकिन जो अंतःक्रिया हुआ वातावरण की और जो बच्चा दोनों मिले उसके बाद में भी उसने बोलना सीखा या वो उसमें घुल मिल गया और एक दूसरे से बातें करना सीख गया है। अंतःक्रिया करने से सब कुछ होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। एस्टेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक है? सार्थक बताना है आपको कि विकास के संबंध में कौन सा सार्थक है। यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता। जो विकास है ना, पूर्व अनुमान नहीं होता कि कैसा होगा। यह आनुवांशिकता के लिए और वातावरण की अंतःक्रियाओं का परिणाम होता है। यह आनुवांशिकता और वातावरण का परिणाम होता है। सभी व्यक्तियों समान दर से विकास होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर करता है। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। 12वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोगों को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यह आनुवांशिकता के लिए और वातावरण की अंतर्क्रियाओं का परिणाम होता है, ठीक है। एक से कुछ नहीं हो रहा, ना अकेले आनुवांशिकता से कुछ होगा बच्चे का, ना वातावरण अकेले से कुछ ना होना है, ठीक है। तो ये दोनों का होता है। ये बाकी पूर्वानुमान होता है, ये भी ये कथन गलत है। और सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है, नहीं, सबका समान नहीं होता, किसी सबका अलग अलग होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का फैलाव बहुत है, गाल्टन ने भी बताया इस बात का। और ये विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलेंगे 13वें क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतःजात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशगति के फलस्वरूप प्राप्त किए द्वितीयक क्षमता है। वह कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इन्होंने क्या किया नोम चॉम्स्की ने, ठीक है। ये बताना है आप लोगों को। भाषा अनुकूलन श्रेणी है, भाषा अर्जन तंत्र या साधनात्मक तंत्र, भाषा स्वीकार्य इच्छा या भाषा ज्ञान। बताना है क्या बताया है चॉम्स्की ने। भाषा अर्जन करने की जो जन्मजात क्षमता उसको क्या नाम दिया इन्होंने? चॉम्स्की को सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया है पहले तो बता दीजिए आप इसके बारे में, फिर अब एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इनको, चॉम्स्की को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भाषा अर्जन संसाधन या तंत्र, ठीक है। आगे चलेंगे 14वें क्वेश्चन पे। वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ या अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव है, क्या कहलाता है? बताना है आपको। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? अगर जैसे कोई छोटा बच्चा है तो वही कार्य करने में उसको कठिनाई महसूस हो रही है, लेकिन वही कार्य अगर कोई बड़ा या जो परिपक्व है, जो उसने पहले कर सकता है, उसकी सहायता से करेगा तो वही कार्य संभव हो जाता है। उसको क्या नाम दिया है वाइगोत्स्की ने? बताइए। क्या निर्देश सहभागिता दिया है, इसके फोल्डिंग या पार्ड या ढांचा, आसन के विकास या अंत व्यक्तित्व निष्ठा? बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। इसके फोल्डिंग बोला है इन्होंने, ठीक है। इसके फोल्डिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, सभी लोगों ने, ठीक। नज़दीकी के जो लोग होते हैं वही सिखाते हैं। चलिए आज का हम अगला जो लास्ट ही क्वेश्चन है ये करते हैं। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है? बताना है आप लोगों को। जो वाइगोत्स्की थे ना, तो वाइगोत्स्की ने बोला था, वाइगोत्स्की के अनुसार मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? क्या अनुकूल एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक परस्पर अंतक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया? बताना है किसको महत्व दिया है वाइगोत्स्की ने, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, परस्पर अंतक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो चलिए, वाइगोत्स्की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मनोवैज्ञानिक है, तो आप लोग इनको प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। वाइगोत्स्की हो गए, एरिक्सन हो गए, सिगमंड फ्राइड हो गए और चॉम्स्की हो गए। ये रीट में और एमपीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे, ज़्यादा बड़े लेवल के नहीं पूछे जाते। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।